अमेरिकन पोएटिस एमिली डिकिंसन ने लिखा है, आफ्टर ग्रेट पेन अ फॉर्मल फीलिंग कम्स, फर्स्ट चिल, देन स्टूपर, देन द लेटिंग गो। पर मेरे लिए जब मैंने पहली बार द्वारकाधीश का मंदिर देखा 1995 में, तो यहाँ पे पेन तो नहीं था, लेकिन हाँ, एक खलबली सी जरूर मच गई थी मेरे दिल में। और ऑर्डर कुछ ऐसा बना कि पहले मेरा मुंह खुला का खुला रह गया, यानी पहले आश्चर्य, फिर उसमें डूब जाना और फिर उससे डर जाना। द्वारकाधीश टेम्पल के पहले साइट ने ही मेरे अंदर न जाने कितनी खुशी भर दी थी। लगा जैसे मेरा जन्मों का पुराना रिश्ता है द्वारकाधीश से। फिर मैं सोच में डूब गई और फिर मुझे अचानक से डर लगा। द्वारकाधीश वो जगह है जो ऑलरेडी 7 बार पानी में डूब चुका है, और जो आज का द्वारकाधीश मंदिर है वो नया बना है। पुराना असली द्वारका न जाने कहां समंदर की गहराइयों में आज भी डूबा हुआ है, और उसको लेकर न जाने कितनी रिसर्चेस भी चल रही हैं। पहली बार जब मैं द्वारका गई थी तो मैं काफी यंग थी, और जैसे ही द्वारका को मैंने देखा था तो उसमें एक रॉ अपील थी, एक मिस्टिकल ऑरा था। और एज यूजुअल उस वक्त फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स में हमने यात्रा की थी। तो अगली बार जब मैंने द्वारका की ट्रिप दोबारा करी 2010 में, तो मैंने अपने हिसाब से हर छोटी छोटी चीज को भी बहुत अच्छे से प्लान किया, ताकि इस बार हमारी द्वारका की यात्रा यादगार जाए। फ्लाइट बुक हो चुकी थी, टैक्सी अहमदाबाद से बुक हो चुकी थी, और जैसे ही हम अहमदाबाद के एयरपोर्ट पहुंचे, वहीं से हमने गवर्नमेंट लॉज तोरण भी बुक कर लिया था द्वारका के लिए। जैसा मैंने कहा, मैं इस यात्रा को यादगार बनाना चाहती थी। हमारा नाइट स्टे अहमदाबाद में था। जो लोग गुजरात के बारे में नहीं जानते हैं, मैं आपको एक बात तो जरूर बता दूं, अच्छा खासा एक्सपेंसिव है गुजरात। नाइट स्टे के लिए एक डिसेंट सा होटल तलाशना उस वक्त आसान नहीं था, पर थोड़ी मशक्कत के बाद हमें रहने की जगह मिल गई और हम आराम से पीसफुली अपने होटल में सोए। प्रॉब्लम रात में नहीं थी, प्रॉब्लम अगली सुबह आने वाली थी, क्योंकि जैसे ही मैं और मेरी माँ सोकर उठे, एक बहुत बड़ा सरदर्द हमारा इंतजार कर रहा था। हमने अपने बैगेज को पैक कर लिया था और हम टैक्सी वाले का इंतजार कर रहे थे, जो हमें द्वारका तक ले जाने वाला था। पर भाई साहब न जाने कहां नदारत थे, वो पहुंचे ही नहीं हम तक। न जाने कितने फोन कॉल्स हमने किए, तब जाकर ओनर ने फोन उठाया और उसने प्रॉमिस किया कि वो किसी ड्राइवर को भेजता है अगले 2 घंटे में। अगले 2 घंटे में हमारी हालत खस्ता हो गई इंतजार करके, और इस ख्याल से कि न जाने कैसा ड्राइवर आने वाला था। और हाँ, एक बात और, उस ओनर ने ये भी कहा था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन 100% गारंटी आपको नहीं दे सकता हूँ। भाई, ये तो बहुत ही स्कैंडलस और बहुत ही अनप्रोफेशनल था, पर हमारे पास कोई चॉइस तो थी नहीं, तो हमने इंतजार किया। खैर, एक जनाब आए बहुत ही खराब मूड लेकर के, सुबह 11 बजे। अब सोचिए, अगले 7 दिन हमें उन्हीं जनाब के साथ गुजारने थे, और वो बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं लग रहे थे हम लोगों को देखकर। एनीहाउ, हमने उनके मूड से समझौता किया और हमारी टैक्सी चल पड़ी। अहमदाबाद से द्वारका अच्छा खासा लंबा डिस्टेंस है। कहने को उस वक्त रोड एक्सप्रेसवे कहे जाते थे, पर वैसे थे नहीं। उस वक्त तो रास्तों में प्रॉपर स्टॉप्स भी नहीं थे,
और प्रॉपर टॉयलेट भी नहीं थे। अगर कहा जाए तो सिर्फ और सिर्फ रॉ ब्यूटी थी। कंफर्ट के हिसाब से वो जर्नी बहुत ही पैथेटिक थी। जहां देखो वहां पे एजुकेशन की कमी दिखाई पड़ रही थी। हालांकि एक बात बताऊं मैं आपको, जब हम दोबारा 2022 में गए तो सीन कुछ डिफरेंट था। पूरे रास्ते हमें फूड प्लाजाज मिले, प्रॉपर वॉशरूम्स मिले और काफी सुविधाएं भी मिली अच्छी सड़क के साथ। पर जिस द्वारकाधीश जर्नी की मैं बात कर रही हूँ वो मैंने 2010 में की थी, जहाँ रास्ते में न प्रॉपर ढाबा था न प्रॉपर वॉशरूम था। तकरीबन 9-10 घंटे की बम्पी राइड थी, तो भाई हमारा मूड भी बहुत अच्छा तो था नहीं। लेकिन जैसे हमारी टैक्सी ने द्वारका की ओर आखिरी टर्न लिया, हमारी सारी कंप्लेंट्स जैसे हवा में छूमंतर हो गईं। वो देखो, वो खड़ा हुआ था, एक टॉल मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर जिसे देखकर ही मुंह खुला का खुला रह जाता है। अंदर एक डर भी होता है और डिवाइन पावर के आगे सरेंडर करने की एक भावना। रोड के दोनों किनारों पर ढेर सारी विंडमिल्स लगी थी। आसमान डार्क हो रहा था और हवा कुछ ज्यादा ही कोल्ड हो रही थी और तेज भी चल रही थी। और ये सब कुछ मिल करके अगेन मेरी लाइफ में मैजिक को ला चुके थे। और यहीं से मेरा वक्त शुरू हो चुका था ऊपर वाले से प्राइवेट कॉन्वर्सेशन करने का। कई बार ऐसा होता है ना कि हम इंसान ऊपर वाले में अपना विश्वास खो देते हैं। पर जब हम कहते हैं कि हमने विश्वास खो दिया, इसके पीछे क्या रीजन होता है? यही ना कि जो हम उससे चाहते हैं वो हमें मिल नहीं पाता है। पर कभी हमने ये सोचा है कि उसने इतनी बड़ी यूनिवर्स बनाई है और इतनी सारी चीजों को, इंसानों को और भी लिविंग बीइंग्स को अलग अलग जगह पर प्लांट किया है। क्यों किया है? क्योंकि हम सब उसकी बनाई हुई यूनिवर्स का एक हिस्सा है। हम सब अपनी अपनी तरीकों से योगदान दे रहे हैं इस यूनिवर्स में। कभी कभी हम सारी उम्मीदें छोड़ बैठते हैं और अचानक से हमें लगता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। पर कहीं न कहीं वो सब कुछ देख रहा है, वो जस्टिस कर रहा है, लेकिन उसका जस्टिस करप्ट नहीं है, उसका जस्टिस फ्री है एंड फेयर है। शायद हम किसी और को जस्टिस देने में उसकी मदद कर रहे हैं। आई डोंट नो, आई एम ऑल कंफ्यूज्ड। पर ये मिस्ट्री हमेशा ही मेरे अंदर उस डिवाइन ऑलमाइटी के लिए एक रिस्पेक्ट ले आती है, जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल है और उसका कोई पैरेलल नहीं है। रीजन कोई भी हो, पर है तो वो जरूर। तो भाई, जैसे ही मैंने द्वारकाधीश का मंदिर देखा दूर से, मैंने दूर से ही कहा मन ही मन, तो आपने मुझे दोबारा बुला ही लिया ना। और मुझे लगा जैसे द्वारकाधीश की आंखें मुझ तक पहुंच रही हैं और कह रही हैं, हाँ बुला तो लिया, बस अब इसी पल में जियो। जो कृपा मैंने तुम पर बरसाई है उसको महसूस करो, क्योंकि हर किसी को मुझ तक आने का मौका नहीं मिलता। और मैंने कहा बिल्कुल। और उसी पल से मैंने उस मोमेंट में अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। मैं महसूस कर सकती थी, मैं आसमान में, हवा में, जमीन में, एक एक कोने पर द्वारकाधीश को महसूस कर सकती थी। मुझे पता था कि वो इस वक्त मुझसे बातें कर रहे हैं। मुझे पता था कि वो
इस वक्त मेरी बातें सुन रहे हैं। अगले दिन जब मैं मंदिर के पीछे समंदर के पास जाकर खड़ी हुई तो एक रॉयल ब्लू कलर के समंदर ने मुझे ग्रीट किया ये कहना तो सही नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही मैंने उस कलर को देखा समंदर में और मैंने भारी भरकम वेव्स को बहुत हौले हौले नीचे गिरते हुए देखा, मैं डर गई। ये जो रंग है ना, रॉयल ब्लू कलर, जिसमें हल्का सा पिकॉक ब्लू कलर भी मिला हुआ होता है, पता नहीं क्यों मुझे ये कलर बहुत ही डरावना लगता है। और अगर आप गौर करें तो ये रंग मोर पंख में भी होता है, और मोर पंख भगवान कृष्ण के सिर पे भी विराजमान है, उनका प्रिय है। यानी ये रंग उनको भी बहुत प्रिय है। पर मुझे ये रंग प्रिय नहीं, मुझे ये रंग बहुत डरावना लग रहा था। समंदर की एक एक लहर को देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर ये जरा भी आगे बढ़ी तो पूरा आइलैंड डुबो ही ले जाएगी। पता है, द्वारका की धरती में ऐसी एक सेरेनिटी है जो कि आपको कम्युनिकेट तो करती ही है कि हाँ, डिवाइन पावर है, लेकिन साथ ही साथ उसके डरावने रूप को भी आपको एक्सपोज करती है। ये डर आपको और किसी तीर्थ स्थल पे नहीं मिलेगा। आप डरेंगे भी, पर साथ ही साथ आप वहां से हट भी नहीं पाएंगे। लकीली तोरण एक बहुत ही अच्छी जगह निकली रहने के लिए। लाइट हाउस के पास था और समंदर उसके जस्ट पीछे था, और द्वारकाधीश का मंदिर मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पे था। बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर कि जब मैंने 1995 में ये मंदिर देखा था तब ये पुराना स्ट्रक्चर था, लेकिन 2010 में ये स्ट्रक्चर रिवैम्प हो चुका था। कार को पार्क करने की प्रॉपर जगह बन चुकी थी और प्रीमाइसेस में अंदर बैठने के लिए फर्श भी काफी अच्छा कर दिया गया था। एक बात जो मुझे हर मंदिर के प्रीमाइसेस के बारे में अच्छी लगती है वो होती है वहाँ की पॉजिटिविटी। आप किसी भी मंदिर में बैठिए, लोग बैठते हैं, बातें करते हैं, इतना रिलैक्स दिखते हैं, बच्चे खेल कूद कर रहे होते हैं, कहीं कोई मंत्र जप कर रहा होता है, कहीं कोई अपने ध्यान में डूबा होता है। पूरा एटमॉस्फेयर बहुत ही रिफ्रेशिंग होता है। इसीलिए दो चीजें मैं हमेशा करती हूँ। एक तो मैं मंदिर जब भी जाती हूँ दर्शन रात को करती हूँ, क्योंकि रात के दर्शन बहुत ही शांत और प्योर होते हैं, और रात का टाइम ऊपर वाले से कनेक्ट करने के लिए काफी अच्छा होता है। और दूसरा काम जो मैं जरूर करती हूँ, मैं मंदिर की प्रीमाइसेस में बैठ करके मंत्र जप जरूर करती हूँ, मन ही मन। हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि कम से कम 1 घंटा मंदिर की प्रीमाइसेस में जरूर बैठना चाहिए, ताकि वहाँ की वाइब्स को हम अंदर ले सकें, उन्हें महसूस कर सकें। Trust me, I am high on spirituality. I believe, what is this life full of care if we have no time to stand and stare? क्या जिंदगी है ये, अगर हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम रुक कर, ठहर कर इस सारी खूबसूरती को आत्मसात कर सकें। देखिए, स्पिरिचुअलिटी तभी आती है जब आपके जीवन में शांति होती है और मेडिटेशन होता है। और मेडिटेशन करने के लिए किसी भी मंदिर के गर्भगृह से अच्छा और क्या हो सकता है, जो सालों से वहां पर खड़ा हुआ है। एनीवे, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ऊपर वाले से कॉन्वर्सेशंस करना बहुत जरूरी होता है। ये भी मैंने आपको बता दिया कि शांति भी बहुत जरूरी होती है और मेडिटेशन भी। पर भाई, एक परफेक्ट स्पॉट ढूंढना परफेक्ट चाय या कॉफी के कप के लिए,
ये भी मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इसके बिना मेरी यात्रा नहीं रहती। तो भाई वीरा के लॉ के हिसाब से टाइम आ गया था कि एक परफेक्ट जगह की तलाश की जाए जहां मुझे परफेक्ट चाय मिल सके। गुड न्यूज ये थी कि मुझे ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। मंदिर से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर एक बहुत ही छोटा सा ठेला था, जिसके दोनों ओर कुछ बेंचेस पड़ी थीं, रोड पर ही। और मुझे वो जगह बहुत ही इंचेंटिंग लग रही थी। कॉस्ट भी बहुत पॉकेट फ्रेंडली था और टेस्ट उसकी तो बात ही क्या की जाए। बेस्ट पार्ट ये था, उस बेंच पर बैठकर हम सामने मंदिर को भी देख सकते थे और अपनी फेवरेट चाय को भी पी सकते थे। इतना ही नहीं, वहां पर खाने का भी इंतजाम था। खाना भी अच्छा खासा डिलिशियस था और बहुत ही इकोनॉमिकल। एंड सो वाज द कॉफी। इस बार मैंने डिसाइड किया कि चाय नहीं, कॉफी ज्यादा बेहतर रहेगी, क्योंकि जहां जहां समंदर होता है रातें ठंडी होती हैं और ठंडी रात में कॉफी पीने का एक अलग ही मजा होता है। मैंने तो भाई अपने आप को फिर से प्रॉमिस किया। मैंने कहा, जब तक मैं द्वारकाधीश में हूँ, इस ठेले वाले से तो मेरा पक्का नाता हो गया है। अब तो मुझे यहाँ रोज आना पड़ेगा। अगली शाम फिर से हम उसी ठेले वाले के पास पहुंचे मंदिर में दर्शन करने के बाद, और उसने हमें कुल्हड़ वाली चाय पिलाई। अब बताइए, इससे ज्यादा और मैं क्या मांग सकती थी। अपने घर से तकरीबन 1700 किलोमीटर की दूरी पर घर जैसी फीलिंग, घर जैसी चाय पीते हुए, इट वॉज ऑल ब्लिसफुल। अगले 2 दिन तो और भी एडवेंचरस थे। हमने सोचा क्यों ना इस बार द्वारका को रिक्शे पर एक्सप्लोर किया जाए। और पता है क्या हुआ, हम रिक्शे पर बैठ के घूम रहे थे कि हमें एक थिएटर दिखाई पड़ा, और उस थिएटर में मात्र 20 रुपए का टिकट था बैल्कनी का, जहां हमने संजय लीला भंसाली की फिल्म गुजारिश देखी। और यहीं पर हमने 10 रुपए वाली एस्प्रेसो कॉफी भी पी। इंडीड, ये तो हमने सपने में भी नहीं सोचा था। अगले दिन हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गए, जो कि वहां से 24-25 किलोमीटर दूर ही है। काफी एडवेंचरस था वहां जाना भी, क्योंकि जब हम लेट इवनिंग में पहुंचे तो मैं और सिर्फ मेरी माँ थी, और हमने डिसाइड किया था कि हम रुद्राभिषेक भी वहां जरूर करवाएंगे, जिसमें अगले 2 घंटे लगने वाले थे। शाम रात में बदल गई और उस भव्य मंदिर में सिर्फ मैं, माँ, बेटी और पंडित जी थे, जो कि स्वर से स्वर मिला करके मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। अगर आप मंत्रों की पावर को समझते हैं तो शायद आप विजुलाइज कर सकें कि उस वक्त हमें कैसा महसूस हो रहा होगा। एक दिव्य अनुभूति हो रही थी। इट वॉज अमेजिंग। एक ऐसा सेंसेशन मेरी नसों में दौड़ा जैसे कि हम सीधे उस सुप्रीम पावर से कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे ही रात 10 बजे हमारी पूजा खत्म हुई, अचानक से हम रियलिटी में वापस आए। अजनबी जगह पर अजनबी ड्राइवर के साथ रात 10 बजे द्वारकाधीश शहर में वापस लौटना था हमें। पर हम उस वक्त किसी और ही दुनिया में थे। हालांकि उस शाम हमको चाय नहीं मिली, पर हमें चाय की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हमारी लाइफ में वो 2 घंटे कुछ और ही लेकर आए थे। अगले दिन हम सोमनाथ की ओर निकल पड़े, पर सोमनाथ ने मेरा ध्यान नहीं खींचा। रास्ते में एक्चुअली बहुत ही खूबसूरत सा स्ट्रेच आया। पूरे रास्ते समंदर के किनारे थे हम। बाईं ओर ढेर सारे पेड़ झूम रहे थे और दाईं ओर समंदर हमारे साथ साथ चल रहा था। समंदर की हल्की हल्की हवा हमें छू रही थी और नारियल के पेड़ हमसे हेलो हाय कर रहे थे।
ये रास्ता माधवपुर से थोड़े पहले तक चला, जहाँ पर हमने एक छोटे से ढाबे को एक बार फिर से ढूंढ निकाला और उसने हमें हमारी परफेक्ट चाय पिला ही दी। भाई इस बार तो सीरियसली हम सरप्राइज्ड हो गए, क्योंकि इतने रिमोट एरिया में इतनी बढ़िया चाय, अनबिलीवेबल। कैसे संभव था ये? पर ये संभव हो गया। हमारे चारों ओर लश ग्रीनरी थी, एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसे ढाबे में बदल दिया गया था, और हाथ में हमारे परफेक्ट कप्पा था। तो चलिए स्टोरी को थोड़ा लंबा ना करते हुए कट शॉर्ट करते हैं। अगले 3 दिन हमने सोमनाथ में बिताए, और जब हम अहमदाबाद एयरपोर्ट पर वापस आए तो पता है 2 बातें हमें याद रह गई। एक तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में कराया हुआ रुद्राभिषेक, और दूसरा माधवपुर से पहले जिस ढाबे पर मैंने बैठकर चाय पी थी, वो ढाबा। बस फिर क्या था, वहीं पर एयरपोर्ट पर बैठे बैठे मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया, द्वारकाधीश जी एक बार फिर से मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगी। और मैं गई भी। 2022 में मैं एक बार फिर गई, पर वो बात कभी और। मेरी दुनिया विद वीरा में आज आपने सुनी मेरी द्वारकाधीश की यात्रा। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे हिस्टोरिकल फैक्ट्स या यूं कहिए ज्योग्राफिकल फैक्ट्स बहुत ज्यादा ढूंढने का शौक नहीं है। मुझे मिस्टिकल फैक्ट्स या स्पिरिचुअल फैक्ट्स ज्यादा पसंद आते हैं। मैं जहां भी जाती हूँ मैं अपनी स्पिरिट को सेटिस्फाई करने के लिए जाती हूँ। इसीलिए ये जो मेरा पॉडकास्ट है, आप इसे अपने सोल नरिशमेंट के लिए जरूर सुने। और मेरी अगली यात्रा जो कि मैं कसोल की करने वाली हूँ, उसमें भी जरूर शामिल होइए। और अगर आपको ये मेरा पॉडकास्ट पसंद आए तो दूसरों के साथ शेयर भी जरूर करिए। तो अगली बार मिलने तक स्टे हैप्पी।